Hello students, now we are going to discuss a new topic in class 11 chemistry, that is periodic properties। तो आज हम देखेंगे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या देखने जा रहे हैं? जेड इफेक्टिव। ओके, तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? मोशन करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? एक बात हमने समझी थी कि न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों पे क्या रखता है? अट्रैक्शन फोर्स रखता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है इलेक्ट्रॉनों पर, ये जो न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जितना अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, जो ये फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद सेकंड का है और ये थर्ड का है। जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा क्योंकि डिस्टेंस इसकी क्या है? कम है। जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, तो उसमें आप देखेंगे जो चार्जों का अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और यहाँ पर ये डिस्टेंस मैक्स ज़्यादा है और यहाँ पर ये डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो कम न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। अट्रैक्शन फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा। तो हम आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लेस एनर्जी देकर भी उसको हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। उसको ऑर्बिट से बाहर निकाल सकते हैं लेस एनर्जी देकर भी। लेकिन जब हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो हमें मोर एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है? अधिक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो इस तरीके से होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी से डिफाइंड होता है शील्डिंग इफेक्ट। इसी से क्या डिफाइंड होता है? शील्डिंग इफेक्ट। अगर सही से देखा जाए तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक तरीके से शील्ड का काम करते हैं, मोटी परत का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें और पता है, सेम चार्जर रिपल्सन फील करते हैं। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी, इस इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को बीच क्या होगा? रिपल्सन का फोर्स होगा। तो हम शील्डिंग इफेक्ट की जब बात कर रहे हैं तो हम ये जान रहे हैं कि जो एस और बी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक तरीके से क्या होते हैं? मोटी परत के समान होते हैं, एक शील्ड की तरह होते हैं। किसकी तरीके से होते हैं? शील्ड की तरह से। और जो एफ एंड डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफ्यूज्ड होते हैं। डिफ्यूज्ड होने का मतलब बहुत पतली शील्ड होती है जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है? पार किया जा सकता है। इतना बस समझिए। तो यहाँ ये शील्डिंग इफेक्ट बताने का मतलब हमारा क्या है, या इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसको बताने का हमारा मतलब ये है कि जब डी इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेंगे, जैसे एक ऑर्बिटल आया, मान लीजिए ये ऑर्बिटल किसका है? डी का है। डी का ऑर्बिटल है और इसमें आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आउटर मोस्ट में जब 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन भी क्या होंगे? ऐड होंगे। आउटर वाले इलेक्ट्रॉन में जब 10 इलेक्ट्रॉन, आउटर वाले ऑर्बिटल में जब 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो सेम 10 प्रोटॉन ऐड होंगे किसमें? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस की पावर क्या हो गई? बढ़ गई। न्यूक्लियस की पावर तो इंक्रीज हो गई, लेकिन ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें डी ब्लॉक क्या है? डिफ्यूजन की तरीके से, एक पतली झिल्ली की तरीके से, जो न्यूक्लियस से आने वाली पावर को, अट्रैक्शन फोर्स को शील्ड नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। तो ये क्या करेगा? मान लीजिए एक बाहर भी इसके एक ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की पावर तो बढ़ गई क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो 10 प्रोटॉन भी जुड़े,
और ये जो 10 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं इनका ये एक पतली झिल्ली के समान है, ये अब इसकी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ी तो ये बहुत तेजी से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि बीच में जो ये ऑर्बिटल है ना, इसकी जो शील्ड करने की पावर है, न्यूक्लियर चार्ज को अपोज करने की ताकत है वो बहुत ही कम है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इतनी तेजी से खींचेगा न्यूक्लियस कि ये पूरी तरीके से गोल ना होकर कुछ यहाँ पर ऐसे सिकुड़ जाएगी। तो जब हम डी ब्लॉक में देखेंगे, अभी एटॉमिक रेडियस कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि बीच में जब डी ब्लॉक पड़ता है तो उनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो छोटी हो जाती है, छोटी नहीं होती है। न्यूक्लियस के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है और डी और एफ ब्लॉक जुड़ने के कारण इसमें प्रोटॉन बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन डी और एफ की जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें बहुत कम शील्ड होती है कि वो न्यूक्लियर चार्ज को अपोज कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको खींचते हैं तो ये क्या होती है, जो ऑर्बिटल होता है वो एकदम सिकुड़ जाता है अट्रैक्शन के कारण, तो रेडियस क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमने समझ लिया, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट भी हमने समझ ली। अब एक टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अगर हम आपसे पूछें बताइए रेडियस क्या है, और हमें पता है कि आपको भी पता है कि जो एटम का साइज होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, जितना हम जानते हैं। तो आप कहेंगे सर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लीजिए और एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। लेकिन यहां मैटर वही तो फंसता है। मैटर क्या फंस जाता है, मैटर ये फंस जाता है कि आखिर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है कहां। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने आपको बताया था स्क्रोडिंजर की इक्वेशन बताई थी, तो उसमें हमने साई स्क्वायर बताया था, और हमने साई स्क्वायर बताते वक्त ये कहा था कि बेटा ये प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की। ये एक जोन है, जोन जैसे कंटेनमेंट जोन है ना, एक कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, उसमें बताया गया कि इसमें कोरोना पेशेंट की पाए जाने की संभावना क्या है, मैक्सिमम। उसी तरीके से साई स्क्वायर भी बता रहा था कि एक जोन है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन का अता पता नहीं है, वो है कहाँ, तो हम कैसे उसका रेडियस निकाल लें। आखिरी इलेक्ट्रॉन पता होता है कि हाँ ये इतनी दूरी पर है, तो न्यूक्लियस के डिस्टेंस नाप लेते हो जाता, लेकिन पता ही नहीं है। फिर हम कैसे निकालते हैं, फिर हम रेडियस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहली रेडियस होती है हमारी कोवैलेंट रेडियस। जितनी रेडियस आज हम डिस्कस करेंगे उसमें पहली है कोवैलेंट रेडियस, दूसरी है हमारी मेटालिक रेडियस, दूसरी क्या है, मेटालिक रेडियस, और लास्ट है हमारी वांडर वाल रेडियस। लास्ट है हमारी क्या, वांडर वाल रेडियस। तो जहां तक मुझे पता है जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें होती है ओवरलैपिंग। उसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग, और 2 एटम, ये एक एटम है जिसका न्यूक्लियस ये है, दूसरा एटम है ये जिसकी न्यूक्लियस ये। तो हम क्या करें, अगर हम इनके दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस नाप लें और इसका क्या कर दें, हाफ कर दें, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस, और उसका क्या कर दें, हाफ कर दें, तो हमें एक एटम की रेडियस मिल जाएगी। क्या मैं सही हूं, मुझे तो लगता है मैं सही हूं, ठीक है। रेडियस तो क्या करेंगे, कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है, 2 एटम्स जो एक दूसरे से कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, जो एक दूसरे से क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मेजर करके उसका क्या कर दें, हाफ कर दें, तो हमें मिल जाती है कोवैलेंट रेडियस। दूसरी है मेटालिक रेडियस। तो ये एक एटम है मेटल्स में और ये दूसरा एटम, मतलब यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हुई। यहां देखिए इतना हिस्सा इसके ऊपर आ गया, ओवरलैपिंग यहां पर नहीं होती, यहां पर सरफेस टू सरफेस टच होते हैं। तो इसके डिस्टेंस नापते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नापते हैं, और इन दोनों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हमें एक एटम की क्या आ जाती है, रेडियस मिल जाती है।
तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं बताओ एट कोवैलेंट रेडियस बड़ी है कि मेटालिक रेडियस बड़ी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ ओवरलैपिंग हो गई है दो एटम्स के बीच में, कहेंगे दो एटम्स के बीच ओवरलैपिंग हो गई, इसलिए एटम्स का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो छोटी हो गई है। तो जब आपने उसका आधा किया तो कोवैलेंट रेडियस क्या हो गई, छोटी हो गई। और यहाँ पर सरफेस टच है तो कोवैलेंट रेडियस इज लेस देन मेटालिक रेडियस, मतलब मेटालिक रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है। मेटालिक रेडियस और कोवैलेंट रेडियस से क्या होती है, बड़ी होती है। ओके अगर हम आगे बात करें वान डेर वाल रेडियस, किसकी बात करें, वान डेर वाल रेडियस की बात करें। अब वान डेर वाल रेडियस क्या होती है, हमें पता है कि गैसों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। तो जो गैसों के एटम्स के बीच की रेडियस होगी उसे वान डेर वाल रेडियस कहेंगे। तो अब मान लीजिए इसको कैसे निकालेंगे सर, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, क्योंकि ये गैस के एटम है और ये क्या है, दूर दूर है, ये क्या है, दूर दूर है। अब इसमें कैसे, देखो गैस में तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर फैले हुए होते हैं। मान लीजिए मॉलिक्यूल्स होता बना देते हैं, एटम छोड़ देते हैं। ये मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, तीसरे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, समझ जाए। ये चौथा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब गैसों में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इसमें निकालने के लिए जो दो सबसे पास वाले होते हैं, जो दो मॉलिक्यूल सबसे पास होते हैं, उनके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस और उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। गैसियस में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडम कहीं भी मोशन करते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम सबसे नज़दीक हैं, उनके दो के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं और उसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो इतना साइज और बढ़ गया है। तो कहने का मतलब है जो सबसे बड़ी रेडियस होगी वो क्या होगी, वान डेर वाल रेडियस। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी मेटालिक रेडियस और उससे बड़ी वान डेर वाल रेडियस होती है। इसका यूज हम वहां करेंगे जब आप पीरियड में अक्रॉस जाएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में क्या है, मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं और एल्काइन अर्थ मेटल्स हैं। तो वहां क्या निकालेंगे हम, मेटालिक रेडियस। वहां हम क्या निकालेंगे, मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस, बीच में हम निकालेंगे कोवैलेंट रेडियस और लास्ट में होगी क्या, वान डेर वाल रेडियस। तो हम ये कहेंगे सर यहां से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती जाती है, लेकिन लास्ट में अचानक जो हमारा ग्रुप होता है इनर्ट गैसों का, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, वहां पर अचानक से रेडियस क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां की जो रेडियस होती है वो वान डेर वाल रेडियस होती है। ठीक है, जहां समझ लीजिए। थैंक यू।